नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। खराब आर्थिक आंकड़ों के बावजूद डाउ रिकॉर्ड ऊंचाई पर, लेकिन टेक शेयरों की पिटाई जारी रहने से नैस्डैक 0.25% फिसला। एशिया की मजबूत शुरुआत, एसजीएक्स निफ्टी करीब 0.5% ऊपर। 2,500 से 7,500 के होटल रूम्स पर 18 और उससे ज्यादा महंगे होटल्स पर 28% जीएसटी। शिपिंग इंडस्ट्री का टैक्स घटाकर 5%। 30 जून को जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन समेत 5 सरकारी कंपनियों को बेचने की तैयारी। विनिवेश विभाग ने जारी किया कैबिनेट ड्राफ्ट नोट। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नए ब्रांच खोलने पर लगी रोक। बढ़ते एनपीए की वजह से आरबीआई ने लिया एक्शन। प्रधानमंत्री कार्यालय में आज अहम बैठक। एनपीए पर आरबीआई के ताजा सर्कुलर का अपडेट लेगा पीएमओ। एनपीए घटाने की समय सीमा तय कर सकता है आरबीआई। आज से 21 जून तक खुलेगा सीडीएसएल का आईपीओ। प्राइस बैंड 145 से 149 रुपए। एंकर इन्वेस्टर्स से जुटाए 150 करोड़। एरिस लाइफ साइंसेज के आईपीओ का आखिरी दिन, अब तक 12% भरा। और आईपीओ की लिस्टिंग प्रक्रिया होगी तेज। 6 दिन की बजाय 4 दिन में हो सकती है लिस्टिंग। इंडिपेंडेंट डायरेक्टरों के अधिकार भी बढ़ाएगा सेबी। और सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत होती हुई, और जहां तक मूड की बात है, कल आपने भारत को जिता के ही सोए होंगे। एक साथ से हम जीते। जी हां, मैं हॉकी की बात कर रहा हूं, जिससे सेंटिमेंट सुधरते, उसी पे फोकस करना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन, पिछले कुछ हफ्ते आपने देखा होगा, अच्छे उछाल के बाद बीता हफ्ता एक कंसोलिडेशन का था। वीकनेस के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। ऐसे में सब जानना चाहते हैं ये हफ्ता अब क्या मार्केट्स अपनी रैली रिज्यूम करेगा, किस तरह का ये हफ्ता रहने वाला है, आज का सेशन कैसा पैन आउट होगा, उसी पर होगा फोकस। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आएंगे संकेत। अमेरिका में हमने देखा शुक्रवार को कंसोलिडेशन का मूड था। दिक्कत लेकिन वो नैस्डैक जो लगातार पिछले कुछ समय से कमजोर हो रहा है, उसने थोड़ा सा मूड बिगाड़ा। 1/4% का दबाव वहां पर था। लेकिन यूरोप के मार्केट्स में हमने देखा मजबूती के साथ शुक्रवार को हुआ कामकाज। और इस बीच एशिया में बढ़त के साथ शुरुआत होती हुई, और एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि हफ्ते का पहला सेशन मजबूत, एटलीस्ट शुरुआत मजबूत होगी। 0.5% के आसपास की बढ़त के इंडिकेशंस आते हुए ऐसे में सीएनबीसी आवाज की मार्केट से रेटा अनिल सिंघवी का मानना है कि भारतीय बाजारों में निफ्टी में खरीदारी करने के आपको मौके ढूंढने चाहिए। तो अनिल, और साथ साथ बाजार पे एक और एक्सपर्ट किरण जाधव से होगी बातचीत। लेकिन पहले जिससे हम सबसे पहले संकेत उठाते हैं वो है ग्लोबल मार्केट्स। मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी जुड़ते हुए। नीरज, हाय, गुड मॉर्निंग। अमेरिका में फिर से कंसोलिडेशन, नैस्डैक में थोड़ी सी वीकनेस, कोई चिंता की बात नहीं? दिक्कत की कोई बात नहीं है, लेकिन ठंडा सुस्त कारोबार अमेरिकी बाजारों में देखा गया। खास तौर पे जो टेक्नोलॉजी शेयर्स हैं उनकी पिटाई फिर भी चालू थी, और जो पूरी तरीके से एक शिफ्ट का माहौल चल रहा है। लोग उन ग्रोथ वाले एरिया से निकल के दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो उसकी वजह से इंडेक्स जो है नैस्डैक आपको नीचे दिखेगा, वो कमजोरी वहां पे दिखेगी। लेकिन ओल्ड इकोनॉमी वाले स्टॉक्स में तेजी थी, मजबूती थी। एक बड़ी खबर यह है कि अमेजॉन होल फूड्स को खरीद रहा है, तो उसकी वजह से अमेजॉन के शेयर में अच्छी तेजी बनी, जो कि बहुत बड़ी डील है। करीब $43 पर शेयर के हिसाब से डील हो रही है। तो जो पुरानी इकोनॉमी वाले शेयर में तेजी देखने को मिली। दूसरी तरफ से अब लोग एक नए ट्रिगर का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि फेड की बैठक भी हो गई, उसको भी लोगों ने डाइजेस्ट कर लिया। तमाम सारे ट्रेडरों का ये कहना है कि ग्लोबल इकोनॉमी को देखते हुए अमेरिका जो अपने प्रोजेक्शंस रख रहा है, शायद वो बहुत एम्बिशियस हैं, उनको हम मीट ना कर पाएं, इसलिए भी बाजार में थोड़ी सी ठंडक है। तो अब नए ट्रिगर के तौर पे ट्रंप के जो प्लान्स हैं, जो टैक्स वाले प्लान्स अभी तक अनवील नहीं किए उन्होंने डिटेलिंग के साथ, वो इंतजार कर रहे हैं। साथ ही एक बार फिर से जो है हेल्थ केयर पॉलिसी पर चर्चा शुरू हो गई है कि उसको नए फॉर्मेट के साथ पेश किया जाएगा, तो वहां पे भी एक नज़र है लोगों की। तो लेकिन अगर आप इस सब चीज़ों को एक लाइन में कहें तो संकेत बिल्कुल खराब नहीं है। वहां पे भी कंसोलिडेशन चल रहा है और एक सुस्त कारोबार कह सकते हैं आप। कंसोलिडेशन, सुस्ती, अच्छे मोमेंटम के बाद न सिर्फ भारत के बल्कि ग्लोबली इक्विटी मार्केट्स इन लेवल्स के आसपास थोड़ी सांस कैचअप करते हुए, ब्रेथ कैचअप करते हुए आपको नजर आएंगे।
जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, आपको याद होगा शुक्रवार का सेशन तो एकदम फ्लैट था, कंसोलिडेशन का दिन देखने को मिला 9600 के, लेकिन दिक्कत की हम उसके नीचे क्लोज हुए। वीकली एक्सपायरी हुई वीकली क्लोज हुआ 9588 के लेवल्स के आसपास जाकर। इंटरेस्टिंग था बैंक निफ्टी, उसका इंटरडे चार्ट्स आना चाहिए आपकी स्क्रीन पर। आखिरी 1 घंटे में गतिविधि एक्शन बड़ा तगड़ा देखने को मिला, फाइनली 0.5% का उछाल था। तो जो थर्सडे की वीकली एक्सपायरी के दिन आपको याद होगा बैंक निफ्टी 0.5% गिरा था, उसी का पूरा ट्रेंड रिवर्सल हमने शुक्रवार को आता हुआ देखा हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में। बैंक्स के अलावा एफएमसीजी में बाइंग थी और फार्मास्यूटिकल्स और आईटी, ये दोनों पॉकेट्स दबाव के साथ कामकाज कर रही थी। ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप स्मॉल कैप्स भी एकदम फ्लैटिश थे। हाँ, एफआई की बिकवाली का आंकड़ा तगड़ा है, 700-800 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली एफआई की तरफ से, और उसे मैचअप करते हुए 800-900 करोड़ रुपए के आसपास की डीआईएस की बाइंग होती हुई। लेकिन आज का सेशन कैसा पैन आउट होगा, यहां से ट्रेड सेटअप कैसा लग रहा है, आंकड़े क्या कहते हैं, सीएनबीसी आवाज के मार्केट सेक्रेटर अनिल सिंह भी अब मेरे साथ जुड़ते हुए। अनिल सर, हाय, गुड मॉर्निंग। पिछले कुछ दिनों के हफ्तों के अच्छे मोमेंटम के बाद बीता हफ्ता अटके हम, कमजोरी थी, थकावट थी बाजारों में। अब मूड कैसा है, ये हफ्ता कैसा पैन आउट होगा और आज का सेशन रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग आशीष। ग्लोबल मार्केट्स चूंकि स्टेबल है तो थोड़ा सा फायदा उसका मिलेगा, लेकिन कोई ऐसा अभी तक संकेत नहीं मिल रहा है कि बाजार वो जो ट्रेडिंग रेंज है उससे बाहर निकले। हाँ, धीमे धीमे थोड़ा सा नीचे की तरफ सरक रहे हैं, और चिंता की बात अगर कोई है भारतीय बाजारों के लिए तो सिर्फ ये है कि एफआईएस की बिकवाली थोड़ी सी जोर पकड़ती हुई दिख रही है कैश मार्केट में भी और वायदा कारोबार में भी। तो इससे एक संकेत साफ है कि ऊपरी स्तरों पर बाजार थोड़े से रुकते हुए नजर आएंगे, मुनाफा वसूली का दबाव रहेगा। और निचले स्तरों पर चूंकि तकनीकी तौर पर बाजार मजबूत है और घरेलू फंड्स का सहारा मिल रहा है खरीदारी का, तो बहुत तेजी से गिरेंगे वैसा भी कुछ है नहीं। 9500 और 9700 ये हफ्ते के लिए निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज फिलहाल नजर आती है। जब तक इस रेंज के बाहर ना निकले तब तक मानकर चलेंगे टाइम वाइज करेक्शन बाजार में चल रहा है। तो 9500 9550 स्ट्रॉन्ग बाय सपोर्ट जोन है, और उस लिहाज से अगर आप देखें तो आज के लिए जो ट्रेडिंग रेंज बन रही है वो 9550 से 9650 की बन रही है। तो 9550 के स्टॉप लॉस से निफ्टी को खरीदा जा सकता है 9650 के आसपास के टारगेट के लिए, और आज के लिए निर्णायक लेवल निफ्टी का 9600 का रहेगा। वहीं बैंक निफ्टी पर लगभग 23,300 से 23,600 ये ट्रेडिंग रेंज नजर आ रही है। इसी रेंज में शायद थोड़ा सा और वक्त बिताए तो 23,300 के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ एक बार खरीदारी की जा सकती है 23,600 के लक्ष्य के लिए, और 23,500 बैंक निफ्टी का आज का निर्णायक लेवल रहेगा। तो मुझे लगता है सीमित दायरे में कारोबार होगा, दोनों ही तरफ मौके होंगे, और ऐसे में लेवल्स के आसपास पहुंचने पर ही एक कॉन्ट्रा या विपरीत ट्रेड करें बाजार में, वो ज्यादा सही रहेगा। ओके, तो दायरा है 9550 से 9650 का, इस रेंज को स्मार्टली प्ले अप करना है आपको। 9550 के स्टॉप के साथ 9650 के आप फिलहाल तो टारगेट्स के लिए अप्रोच कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में खरीदारी करने के मौके होंगे 23,600 के लेवल्स के लिए अप्रोच करें। अच्छा, ध्यान रखें, अनिल ने जो वर्ड यूज करा टाइम वाइज करेक्शन, जब बाजार में अच्छे मोमेंटम के बाद, रैली के बाद करेक्शन आता है तो दो तरह का होता है। एक तो प्राइस के हिसाब से, यानी कि स्टॉक्स के भाव गिरते हैं, इंडेक्स नीचे गिरता है। दूसरा, अच्छे मोमेंटम के बाद एक रीजन हो सकता है भाव ना गिरे लेकिन हम समय बिताएं उन लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट करते हुए नजर आए। और इस समय जो बीते हफ्ते का भी ट्रेंड था वो इंडिकेट कर रहा है कि हम इस समय टाइम वाइज करेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, और कोई घबराने की बात नहीं है, खरीदारी करने के अभी भी मौके ढूंढने चाहिए। बाजार पे एक और एक्सपर्ट kiranjadhav.com के किरण जादव मेरे साथ जुड़ते हुए। किरण, हाय, गुड मॉर्निंग। आपकी चार्ट की रीडिंग क्या कहती है, आज निफ्टी के लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी? आशीष जी, वेरी गुड मॉर्निंग। फ्राइडे को जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है वो न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न जिसको दोजी कहते हैं वो बना है, तो मेरा मानना है कि रेंज बाउंड ही रहेगा। पर बैंक निफ्टी में थोड़ा सा रुझान पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए मेरा निफ्टी पे बाय कॉल आ रहा है। स्टॉप लॉस रहेगा 9550 का, और टारगेट के लिए 9640 लेवल्स देख सकते हैं। ओके, तो खरीदारी करने के मौके बैंक निफ्टी ने जो शुक्रवार को सपोर्ट दिया है उससे इंकरेजिंग ज्यादा सिग्नल आते हुए, इसीलिए निफ्टी पे भी बाय जनरेट होता हुआ, और लेवल सिमिलर है। 9550 का स्टॉप अनिल ने भी मेंशन करा था, अनिल के टारगेट से 9650 के, और किरण भी हुबहू 9640 के आसपास के टारगेट्स के लिए अप्रोच करने की बात कर रहे हैं। तो कोई कंफ्यूजन नहीं, खरीदारी करने के मौके ढूंढने। किरण, क्योंकि आपने कहा बैंक निफ्टी के कारण आपके लिए निफ्टी बाय बना है, तो मुझे बताएं बैंक निफ्टी भी क्या निफ्टी से इस समय बेहतर प्लेस नजर आता है, उसे खरीद लूं ज्यादा फेवरेबल नजर आ रहा है? बिल्कुल, बैंकिंग स्टॉक्स और फाइनेंशियल स्टॉक्स, ये दोनों स्टॉक्स काफी अच्छे दिखने को मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि इधर से ही कुछ सपोर्ट मिलेगा निफ्टी को।
अगर बैंक निफ्टी में बात करें तो मेरा टारगेट करीबन 23,600 के नजदीक होगा या और इसको अगर पार करते हैं तो फिर अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग इस वीक में देखने को मिलेगी। ओके किरण, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्विकली। एक बैंक स्टॉक रहेगा कोटक बैंक, बहुत ही अच्छा दिख रहा है, चार्ट पे देखने को मिल रहा है। स्टॉप लॉस 975 रहेगा और टारगेट के लिए 1025 रहेंगे। बजाज फिनसर्व दूसरा स्टॉक होगा जिसको बाय करना है, 4150 का स्टॉप लॉस रहेगा, 4320 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। हाँ, इनफैक्ट अगर फ्राइडे का इंट्राडे चार्ट देखेंगे, कोटक महिंद्रा बैंक क्लोज होते होते तगड़ी मजबूती दिखा रहा था। क्यों, वो मैं आपको आगे बताऊंगा डिटेल में। लेकिन चलिए, कोटक महिंद्रा बैंक और बजाज फिनसर्व में खरीदारी करने के मौके, इन दोनों स्टॉक्स में आप बाय साइड की पोजीशंस बना सकते हैं। किरण, आपका धन्यवाद। और कुछ और ब्रोकरेजेस की टॉप स्ट्रैटेजीज आपकी स्क्रीन पर आएंगी। निर्मल बंग का मानना है अरविंद खरीदें 375 का स्टॉप और 395 के टारगेट्स के लिए। मैक्स ग्रोथ कैपिटल की आज की टॉप ट्रेडिंग रिकमेंडेशन है बीपीसीएल, खरीदें 690 के लक्ष्य के लिए। और इक्विटी रश मानता है कि आज डीएचएफएल पे दाव लगाना चाहिए, 474 के टारगेट के लिए अप्रोच करें। तो इंटरेस्टिंग, दोनों एक्सपर्ट्स मानते हैं निफ्टी में खरीदारी करने के मौके 9640 से 9650 के टारगेट्स के लिए। और पांचों के पांचों ट्रेडिंग आइडियाज जो आए हैं आज के लिए, वो सब के सब बाय साइड के कॉल्स। लेकिन आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में, न्यूज की वजह से, खबरों की वजह से, बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत गई अब जुड़ते हुए। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। बताएं। देखिए, सरकारी कंपनी ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन आज फोकस में रहने वाली है। यहां पर अच्छी तेजी, अपर सर्किट लग सकते हैं। देखिए, सरकार जो है वो इस पूरी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं, यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनर ढूंढेगी और वहां पर हिस्सेदारी बेची जाएगी। और आपको याद होगा, इससे पहले सरकार ने कहा था कि बीईएमएल में वो पूरी हिस्सेदारी बेचना चाहती है, एससीआई में हिस्सेदारी बेचना चाहती है। तो ये वो तमाम ऐसी कंपनियां हैं जहां पर सरकार हिस्सेदारी बेचकर बाहर इसलिए होना चाहती है क्योंकि यहां पर कोई स्ट्रेटेजिक कामकाज में ये कंपनियां नहीं है। तो कैबिनेट ड्राफ्ट नोट तैयार हो चुका है और कैबिनेट सेक्रेटरी, डाइवेस्टमेंट सेक्रेटरी और नीति आयोग को ऑन बोर्ड लिया जा चुका है। तो यहां पर फाइनेंशियल बिड्स आएंगी, कॉम्पिटिटिव बिड्स, और उसके जरिए हिस्सेदारी बेच दी जाएगी। साथ ही बाकी के शिपिंग सेक्टर पर भी रखिएगा नजर। एससीआई के अलावा सीमैक, जी शिपिंग, शेयर शिपिंग जैसी कंपनियां इसलिए फोकस में रहेंगी क्योंकि जीएसटी की जो बैठक हुई उसमें शिपिंग सेक्टर के लिए दर जो है वो सबसे नीचे वाले स्लैब 5% तय की गई है। तो यहां पर एक अच्छी खबर मानी जाएगी। साथ ही होटल, छोटी जो होटल कंपनियां हैं उनके लिए एक अच्छी खबर आई है। पहले देखिए, 5000 से ऊपर जो भी रूम का किराया वसूलते थे होटल कंपनियां, उनके ऊपर 28% की दर दी जाती थी। लेकिन अब देखिए, जो ब्रैकेट है उसको शिफ्ट कर दिया गया है नीचे की तरफ। 2500 से 7500 तक के जो रूम के जो किराए हैं उसके ऊपर कुल 18% ही जीएसटी की दर लगेगी। तो ज्यादा से ज्यादा जो होटल्स हैं उनको अब कम जीएसटी की दर देनी पड़ेगी, 28 के बदले 18 देनी पड़ेगी। तो छोटे वाले होटल्स, रॉयल ऑर्किड, वाइसरॉय होटल, कामत होटल जैसे स्टॉक्स पर आज फोकस करिएगा। तो शायद आज इंडियन होटल्स अच्छा प्रदर्शन ना दिखाए, लेकिन ये छोटे वाले जो होटल्स हैं वो अच्छी रैली दिखा सकते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये ऐसा छठा बैंक है अब जहां पर आरबीआई ने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस के तहत इस बैंक के लोन देने पर रोक लगा दी है, नए ब्रांचेस देने पर बनाने पर रोक लगा दी है। डिविडेंड अब ये बैंक नहीं दे सकता और कहा है जब तक आप परफॉर्मेंस नहीं सुधारते तब तक ये वॉच पे रहने वाला है। इससे पहले आपको याद होगा आशीष, यूको, आईडीबीआई, आईओबी, देना, सेंट्रल बैंक के ऊपर इस तरह की रोक लगाई गई थी और अब ये छठा बैंक हुआ है जहां पर सरकारी बैंक आरबीआई ने रोक लगाई है। और आज ध्यान रखिएगा, पीएमओ में एक इंपॉर्टेंट बैठक है फाइनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई के जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं उनके बीच में, और वो तय करेंगे कि अब इन बैंकों के साथ क्या करना चाहिए। साथ ही डॉक्टर रेड्डीज के आंध्र प्रदेश में एक प्लांट है, उस पर यूएसएफडीए ने जांच की थी और जांच के बाद फॉर्म 483 दिया गया है। एक ऑब्जर्वेशन दी गई, हालांकि कंपनी ने बताया नहीं उस ऑब्जर्वेशन में क्या लिखा गया है, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन के साथ ये फॉर्म दिया गया है। तो देखना होगा कि अब उस ऑब्जर्वेशन के अंदर आशीष क्या निकल कर आता है। बहरहाल आज ये स्टॉक भी फोकस में रहने वाला है। ओके, तो ये तमाम वो स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं जो आज हमारे रडार पर रहना चाहिए। लेकिन चलिए आज के इवेंट्स कैलेंडर पर नजर डाल लीजिए। अहम दिन है आज। सेंसेक्स जो 30 स्टॉक्स का इंडेक्स है, हमारे देश का बेंचमार्क है, उसमें आज से बदलाव लागू होने वाला है। गेन जो अब तक सेंसेक्स का हिस्सा था वो बाहर जाने वाला है और उसकी जगह 2 स्टॉक्स जुड़ेंगे, कोटक महिंद्रा बैंक और टाटा मोटर्स का डीवीआर। यानी कि निफ्टी में अब 50 की जगह 51 स्टॉक्स हैं अगर डीवीआर को जोड़ लें। सेंसेक्स में भी आज से 30 की जगह 31 स्टॉक्स होंगे अगर डीवीआर को शामिल कर लिया जाए।
और ये दोनों स्टॉक्स कोटक महिंद्रा बैंक और टाटा मोटर्स का डीवीआर शुक्रवार को आखिरी में जाते थे तगड़ा एक्शन दिखा रहे थे। पीएमओएम बैठक है आज। एनपीए पर आरबीआई के ताजा सर्कुलर का अपडेट लेगा पीएमओ। प्राइमरी मार्केट्स हलचल में सीडीएसएल का आईपीओ आज से 21 जून तक खुलेगा। प्राइस बैंड 145 से 149 पर शेयर का है। एरिस लाइफ साइंसेज के आईपीओ का आज आखिरी दिन है। अब तक 2 दिनों में यह आईपीओ 12% सब्सक्राइब हुआ है। और क्योंकि आईपीओ की बात कर रहा हूं, क्विकली बता देता हूं आपको, तेजस नेटवर्क जो शुक्रवार को बंद हुआ, कुल मिलाकर वो आईपीओ 1.88 टाइम सब्सक्राइब हुआ। रिलायंस इंफ्रा को रडार पर रखें क्योंकि रिलायंस इंफ्रा डीएमआरसी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। और प्राइमरी मार्केट्स के एक्शन पे फोकस करते हैं और आज के आईपीओ के बारे में आपको बता दूं। सीडीएसएल यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड का आईपीओ आज से खुलेगा। बुधवार को यह आईपीओ बंद होगा। प्राइस बैंड 145 से 149 रुपए तय किया गया है। कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर्स के जरिए 155 करोड़ रुपए के करीब जुटाए हैं। आईपीओ के जरिए कंपनी की कुल मिलाकर 520 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। सीडीएसएल के आईपीओ में 21 जून तक पैसा लगाने के लिए खुला हुआ है। कंपनी के प्रमोटर्स बीएसई का करीब 50% हिस्सा है, लेकिन आईपीओ के बाद बीएसई का हिस्सा 50% से घटकर 24% ही रह जाएगा। सीडीएसएल देश की पहली लिस्ट होने वाली डिपॉजिटरी कंपनी है। और ब्रोकरेजेस क्या कहती हैं आप सब जानना चाहेंगे। आपकी स्क्रीन पर ये सब्सक्राइब की रिकमेंडेशंस लिखी हुई है सारी जितनी मैंने ब्रोकरेज रिपोर्ट एक्सेस करी। मोतीलाल, एंजल ब्रोकिंग, निर्मल बंग, एलकेपी सिक्योरिटीज, केआर चौकसी, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, जीईपीएल कैपिटल, तमाम ब्रोकरेजेस मानती हैं सब्सक्राइब करें। सबकी तरफ से एक थम्स अप आता हुआ। तो आप डिटेल अगर जानना चाहते हैं इस आईपीओ के बारे में तो आज 1:30 बजे नो योर कंपनी में हमारे साथ सीडीएसएल के एमडी और सीईओ पीएस रेड्डी साहब जुड़ेंगे। तो इस आईपीओ के बारे में, इस कंपनी के बारे में होगी डिटेल में चर्चा। लेकिन यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की आज की टॉप स्ट्रैटेजीज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज की टॉप स्ट्रैटेजीज बताने के लिए एंजल ब्रोकिंग के अनुज गुप्ता मेरे साथ जुड़ते हुए। अनुज जी हाय, गुड मॉर्निंग। बताएं सर क्या आइडियाज हैं आज के लिए। काशी जी गुड मॉर्निंग। अगर हम देखें तो लास्ट वीक गोल्ड में एक नेगेटिव क्लोजिंग हुई थी और वीक ऑन वीक बेसिस पे कंटिन्यूस 2 हफ्ते से एक नेगेटिव साइड में ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि इस हफ्ते भी गोल्ड में एक नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो इंट्राडे पर्पज से हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर बिकवाली कर सकते हैं। नीचे टारगेट करीबन 28,500 तक देखने को मिल सकते हैं और वीकली टारगेट करीबन 28,200 रुपए तक देखने को मिल सकता है। और अगर क्रूड की बात करें तो क्रूड में इन्वेंट्रीज बढ़ती हुई देखी है हमने और क्रूड के भाव भी $45 के नीचे हैं और वीकली बेसिस पर नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते भी क्रूड में नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो क्रूड में अगर हम देखें तो डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पर सेल ऑफ कर सकते हैं। इंट्राडे में करीबन 2800 रुपए तक टारगेट और वीकली बेसिस में करीबन 2650 रुपए तक टारगेट देखने को मिल सकता है। और अगर करेंसी की बात करें तो हमें लगता है कि करेंसी के अंदर इंडियन रुपीज एप्रिशिएट होकर ट्रेड हो सकता है। तो इंडियन रुपीज में बिकवाली कर सकते हैं। टारगेट इसे करीबन 64.50 तक देखने को मिल सकता है। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी आज आपकी स्क्रीन पर। और अनुज जी आपका धन्यवाद। छोटा सा ब्रेक के बाद ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं आज के लिए, उस पर फोकस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस की नजर किन शेयरों पर है। मेरी सहयोगी सोनम मेहता जुड़ती हुई। सोनम हाय, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। शुरुआत फार्मा सेक्टर के साथ इप्का लैब्स पर सीएलएससी की रिपोर्ट आई है। उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है स्टॉक को, सेल की अब रेटिंग दे रहे हैं, लक्ष्य को भी घटा दिया है। 650 से अब 410 का लक्ष्य कर दिया है। मौजूदा भाव से 13% का डाउनसाइड उनको दिखाई दे रहा है। सिटी ने डॉक्टर रेड्डी पर अपनी न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य 2,945 रुपए का दे रहे हैं। मौजूदा भाव से 10% का अपसाइड उनको दिखाई दे रहा है, जहां पे उनके मुताबिक श्रीकाकुलम एपीआई प्लांट को यूएस एफडीए से क्लियरेंस मिल जाएगा। मॉर्गन स्टैनली ने कैडिला पर काफी बुलिश होते हुए दिखाई दिए है।
608 की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य को बढ़ा दिया है। 539 से लक्ष्य को बढ़ाकर 619 रुपए का कर दिया है। मौजूदा भाव से उनको स्टॉक में लगभग 20% का अपसाइड दिखाई दे रहा है। सिटी ने सन टीवी पर अपनी खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 930 रुपए का दे रहे हैं, मौजूदा भाव से 10% का अपसाइड दिखाई दे रहा है। और फाइनली बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने मदरसन सूमी पर अपनी खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य को बढ़ाकर 525 का कर दिया है, मौजूदा भाव से स्टॉक में लगभग 10% का अपसाइड दिखाई दे रहा है। ओके, और जाते जाते हफ्ते के पहले दिन एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है आधे % मजबूती के साथ शुरुआत। एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करें 9640 9650 के टारगेट्स के लिए। मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद स्टॉक 2020। नमस्कार।